नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई से ताजा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 आतंकवादी मारे गए। तलाश अभियान कांची जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वस्तु सेवा कर परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने हवा के कम दबाव के कारण ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और जैनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर विचार विमर्श हो रहा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कल शाम भारत के अपने पहले दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। श्री नहयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कल कारोबारी मंच में भागीदारी करने के लिए मुंबई जाएंगे। इस मंच में दोनों देशों के उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में भारत और यूएई के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सामरिक भागीदारी मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही नए और उभरते क्षेत्रों में भागीदारी के नए रास्ते खुलेंगे। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 85 अरब डॉलर का रहा, जिससे चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का इस अवधि के दौरान तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। डॉ जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। ये बैठक व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी। वस्तु और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी उपस्थित हैं। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक इस वर्ष जून महीने में हुई थी। उस बैठक में परिषद ने सभी इस्पात, लोहे और एल्यूमीनियम के दूध कैन पर 12% जीएसटी की एक समान दर की अनुशंसा की थी। परिषद ने ये भी अनुशंसा की थी कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, विश्राम गृह और प्रतीक्षालय कक्ष की सुविधा तथा बैटरी संचालित कार सेवा और भारतीय रेल में यात्रियों को दी जाने वाली सेवा पर किसी प्रकार का वस्तु और सेवा कर लागू नहीं होगा। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। भारतीय सेना और वायुसेना ने आज लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व स्तरीय और भविष्य के लिए तैयार लॉजिस्टिक्स प्रणाली बनाने तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गतिशक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए मिले। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक सशक्त भारत की नींव आत्मनिर्भर होकर ही रखी जा सकती है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्वविद्यालय अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के साथ सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करेगा।
This is basically our Prime Minister Narendra Modi ji's vision, where when he was Chief Minister in Gujarat, he had set up the Petro University, he had set up the Forensic University, he had set up many domain-specific universities. Same concept we are now trying to do in logistics sector. This will cover aeronautics, this will cover railway, this will cover warehousing, ground logistics and marine sectors to begin with, and then we will focus on getting into the deeper things like submarines and other. This is a journey where we really congratulate the Defence Forces for your cooperation. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच पर 17 सितंबर को एक ताजा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद कवर में पेश रिपोर्ट का अध्ययन किया। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सीबीआई को 1 सप्ताह के भीतर ताजा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। खंडपीठ ने 17 सितंबर को इस मामले पर आगे के विचार के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। राजौरी जिले के नौशेरा के लाम सेक्टर में कल देर रात गोलीबारी शुरू हुई। 2 तरफा गोलीबारी में कई आतंकियों के घायल होने के मद्देनजर व्यापक तलाश अभियान कांची जारी है। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकीपॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने मंकीपॉक्स से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपात की घोषणा की। मंत्रालय ने अपने परामर्श में मंकीपॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय बनने पर भी बल दिया। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा, विशेषकर जन स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने का परामर्श भी दिया। राज्यों को संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों की देखरेख के लिए अस्पतालों में पृथकवास सुविधाओं तथा आवश्यक लॉजिस्टिक्स तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता की पहचान करने को भी कहा गया है। श्री चंद्र ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव समर्थन प्रदान करेगा। इस बीच भारत में एक किशोर में मंकीपॉक्स संक्रमण के संदिग्ध लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि रोगी को निर्दिष्ट अस्पताल में अलग रखा गया है और उसके नमूने संक्रमण की पुष्टि के लिए भेजे गए हैं। रोगी की हालत फिलहाल स्थिर है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में भारत के स्वास्थ्य डायनामिक का वार्षिक प्रकाशन 2022-23 जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत श्रम शक्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी राज्यों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने तथा उनके लिए नीतियां तैयार करने में मदद करती है। राजस्थान में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस युद्धाभ्यास में भारत की दक्षिण पश्चिम कमान और अमेरिका के कुल 1200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में पहली बार अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर एक साथ काम करने की संभावना को मजबूत करना है। संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक कई तरह की सैन्य रणनीति तैयार करेंगे और उनका संयुक्त अभ्यास करेंगे। यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को देखते हुए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम संघर्ष से बचने और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन है।
सम्मेलन का उद्देश्य नैतिक पत्रकारिता और गंभीर चिंतन को बढ़ावा देना तथा एशिया में पेशेवर बौद्ध मीडिया के एक नेटवर्क को स्थापित करना है। इस सम्मेलन में 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने उचाना कला विधानसभा सीट से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस पार्टी इससे पहले 32 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में आज सुबह भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में निर्मित और डिजाइन किए गए 2 पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटरक्राफ्ट का शुभारंभ किया गया। ये नौसेना के लिए निर्मित चौथा और 5वां पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटरक्राफ्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों के भीतर और गहरा होने की संभावना है। इससे ओडिशा के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और आज दोपहर बाद पुरी तथा दीघा के बीच ओडिशा तथा उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने ओडिशा की गंजम, खोर्धा, कंधमाल, पुरी और बौद्ध जिलों में रेड अलर्ट, 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश यन्नम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 3 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग के अनुसार आज शाम तक उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी। विभाग ने मछुआरों को 11 सितंबर की सुबह तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया। बैठक में चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग के अध्यक्ष RMAL रत्नायके ने कहा कि आज दोपहर बाद चुनाव प्रबंधन संगठनों के साथ भी चर्चा की जाएगी। अमेरिकी ओपन टेनिस में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने इस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। वे अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सलाहकार डॉ अरुण कुमार त्रिपाठी और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान शामिल होंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में CBI से ताजा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 आतंकवादी मारे गए। तलाश अभियान कांची जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वस्तु और सेवाकर परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने हवा के कम दबाव के कारण ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।